नमस्कार साथियों। आज हम भूगोल में एक टॉपिक ज्वालामुखी पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी जिसे बोलते वोल्केनोनिज्म। ज्वालामुखी भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित एक आकस्मिक क्रिया है जिसमें भूपटल की कटक या दरार से गैस, छेद या चट्टान पदार्थ तथा गर्म तरल मैग्मा बाहर निकलता है। अब एक व्यक्ति देता है वुलिज्म मॉर्गन के अनुसार ज्वालामुखी की क्या परिभाषा है। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने वाली सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। अपने नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं ज्वालामुखी एक व्यापक शब्द है जिसमें शेल पदार्थों की उत्पत्ति, प्रवाह, निक्षेप व ठंडा होकर ठोस होने की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब सेकंड है ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वालामुखी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के कारण कॉजेज ऑफ वोल्केनोसिटी। ठीक है, पहला कारण हो सकता है भूगर्भिक असंतुलन, यहाँ आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम, अर्थात ज्वालामुखी और भूकंप उत्पत्ति के लगभग कारण सिमिलर हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो मुख्य ज्वालामुखी होते हैं। पहला है भूगर्भिक असंतुलन। भूगर्भिक असंतुलन मतलब जो जमीन के अंदर होता है या गर्भ भूगर्भ में होता है उसके बीच में संतुलन नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है भूगर्भिक क्षेत्र में, तब ज्वालामुखी क्रिया होती है। दूसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, गैसों की उत्पत्ति। जब आपके भूगर्भ से जल दरारों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से पहुंचकर वाष्पक में परिवर्तन हो जाता है तो उद्गार की प्रपोजल फोर्स कार्य करती है जिसे बोलते हैं नोदक शक्ति, तब ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। तीसरा है भूगर्भ में टेम्परेचर में वृद्धि। भूगर्भ में क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से, ताप निकलने से जो चट्टानें हैं उदर रूप में पिघल जाती हैं, जो कमजोर हो जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके पश्चात कमजोर दरार के रूप में लावा जमीन के ऊपर आता है, जिससे ज्वालामुखी क्रिया होती है। चौथा प्रेशर में कमी, दाब में कमी। ऊपरी परतों के दबाव के कारण भूगर्भ की सेल या चट्टानें ठोस अवस्था में रहती हैं और दबाव कम होने पर वो पिघल जाती है और पिघली हुई चट्टान लावा के रूप में या ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रोसेस होती है। पांचवा कारण है प्लेट विवर्तनिक। भूपृष्ठ की विभिन्न प्लेटों की गतियों के कारण भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख दिशा में गति करने से क्रिया अधिक होती है, टकराती हैं और टकराने से फिर लिक्विड रूप से बाहर आती हैं। ये कारण हो सकता है। अब अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार में ज्वालामुखी के वर्गीकरण पढ़ेंगे। ज्वालामुखी का वर्गीकरण है वोल्केनो क्लासिफिकेशन। ज्वालामुखी का वर्गीकरण अपने दो आधार पर करते हैं, एक तो उसके उद्गार होने की अवधि या समय के अनुसार, दूसरा उसकी नसर के अनुसार, मतलब उसके स्वरूप के अनुसार। तो उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी तीन प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो बोलते एक्टिव होती हैं, दूसरी सुषुप्त होती हैं और तीसरी शांत मतलब मृत ज्वालामुखी। इन तीन ज्वालामुखी की डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार है उद्गार ऑफ के स्वरूप के अनुसार, मतलब ज्वालामुखी का स्वरूप कैसा है, नसर कैसे है। दो पर, एक तो केंद्रीय उद्गार वाली और दूसरा दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी चार प्रकार के होता है। पहली होती है हवाई तुल्य, दूसरी होती है स्टम्बोली तुल्य, तीसरी होती है वोल्केनो तुल्य, चौथी होती है पिलियन तुल्य। अब इन चारों का आगे डिस्कस करेंगे। अब पहला आधार है उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी प्रकार। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला ज्वालामुखी का प्रकार है सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी, जिसे बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी लगातार उद्गार होते रहते हैं। इसके उदाहरण लेने चाहते हो तो इटली के एटना व स्टम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। तभी तो अपन बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभी या स्टम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। दूसरी है सुषुप्त ज्वालामुखी, इंग्लिश बोलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखियाँ कुछ समय पश्चात सुषुप्ति मतलब कुछ अवस्था में शांत अवस्था में चले जाते हैं, फिर उद्गार होते रहता है। इस प्रकार के ज्वाला को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यह है इटली का विश्व ज्वालामुखी। ठीक है, इस ज्वालामुखी कुछ समय के लिए उद्गार होता है, फिर कुछ समय के लिए शांत फिर उद्गार होता है, जैसे उदाहरण दिया है। तीसरा ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी
जिसका बहुत ही लंबे समय से किसी प्रकार का उद्गार नहीं हुआ है, या मतलब वो एक तरह से मर गया है, उसमें पानी वगैरह ज्वालामुखी के मुख में भर गया है, इस तरह के उदाहरण होता है। जैसे म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का को सुल्तान, ये मर्द ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपने दूसरा उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी उद्गार। उद्गार के स्वरूप के अनुसार ज्वालामुखी 4 प्रकार के होते हैं। पहला ज्वालामुखी होता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जिसे बोलते हैं हवालियन टाइप्स वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट की क्रिया कम होती है, क्योंकि इसमें अम्लता की मात्रा कम होती है। यह ज्वालामुखी उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका कारण लावा पतला होता है, गैस तीव्रता कम होती है। इस ज्वालामुखी में हवाई द्वीप में जो अपने यूएस से अमेरिका के हवाई द्वीप में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस ज्वालामुखी को हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरी ज्वालामुखी होती है स्ट्रोम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी हवाई तुल्य की तुलना में ज्यादा तीव्रता से प्रकट होते हैं और गाढ़ा होते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में होते हैं। इस स्ट्रोम्बोलिक ज्वालामुखी के इस प्रकार का उद्गार होता है, जैसा स्ट्रोम्बोलिक मतलब आपको भूमध्य सागर में होता है, उसी तरह के ज्वालामुखी का नाम होता है स्ट्रोम्बोलिक तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा ज्वालामुखी है वोल्केनो टाइप ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी को ज्वालामुखी के पदार्थ भयंकर विस्फोट वो अधिक तीव्रता से बाहर निकलते हैं और विस्फोट के बाद में ये काले बादलों के समान दिखाई देते हैं और इसकी संरचना फूल गोभी के समान होती है। जैसे अपन सब्जी में फूल गोभी देखते हैं, उसी तरह होती हैं। ये ज्वालामुखी लिम्पारी द्वीप पर स्थित होती है, वोल्केनो के नाम से इस ज्वालामुखी नाम पड़ा है। ठीक है, चौथा ज्वालामुखी क्या है प्रकार में है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक, ऐसे ज्वालामुखी में उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर रूप में होता है तथा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। जैसे पश्चिम द्वीप समूह के मार्टिनो द्वीप में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात समान ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। अब इन ज्वालामुखी को बताते हैं, आपको 4 ज्वालामुखी बताया है। पी इंग्लिश में वर्ड लिख दे तो PUS। इसमें अगर देखें तो अगर इस साइड में जाएं तो इन ज्वालामुखी की विनाशकारी प्रवृत्ति बढ़ती है, विस्फोट की मात्रा बढ़ती है और अम्लता की मात्रा बढ़ती है। ये हवाई तुल्य सबसे कम विनाशकारी होता है, फिर स्ट्रोम्बोली, फिर वोल्केनो और फिर पिलियन तुल्य, ये सबसे विनाशकारी होते हैं। इंग्लिश का वर्ड होता है पुश के अकॉर्डिंग। अब इस ज्वालामुखी में कुछ फोटो डायग्राम बता रहा हूँ, कौन सी ज्वालामुखी साइड हो देखते हैं। जैसे ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ये शांत और धीमे धीमे होता है, ये ज्वालामुखी हवाई तुल्य। दूसरा ज्वाला स्ट्रोम्बोली, ये इसकी तुलना में ज्यादा विनाशकारी और ज्यादा ऊपर तक फैलता है। तीसरा होता है वोल्केनो, यहाँ देखो ये एक फूलगोभी के बादलों के समान संरचना दिखाई दे रही है। और चौथा होता है ये होता है आपके पिलियन तुल्य। ये ज्वालामुखी पिलियन तुल्य या प्लेनी टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, सबसे विस्फोटक होते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी कई कई बुकों में पिलियन तुल्य और प्लेनी प्रकार के ज्वालामुखी 2 प्रकार और बताते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते अपने ये पढ़े अपने वर्गीकरण पढ़ रहे थे उद्गार के स्वरूप के आधार पर। जो अपन अभी केंद्रीय ज्वालामुखी पढ़े थे, जिन ज्वालामुखी के उद्गार एक नलिक के मुख से होकर निकलता है उसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। ये 4 वर्गीकरण पढ़ चुकी। अब दूसरा है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। वोल्केनो विद द फ्यूजन इरेप्शन, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी में लावा दरारों के माध्यम से बिना विस्फोट के चलते हैं। उसमें तो विस्फोट होता है केंद्रीय उद्गार, इसमें बिना विस्फोट के शांतिपूर्वक निकलता है। लावा प्राय पतला होता है, फलस्वरूप लावा के पठार का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ले सके भारत में दक्षिण के पठार और कोलंबिया का पठार, ये आपके दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है। अब दूसरा है जब ज्वालामुखी होता है उनमें से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो अब आपको बताएंगे ज्वालामुखी के कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ में पहले होती है गैस या जल वाष्प, बोलते हैं गैसेस और जल वाष्प। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तब ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक तो जल वाष्प वेपर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अमोनिया क्लोराइड इत्यादि गैसें निकलती हैं। गीजर गर्म पानी का स्रोत है जिससे उष्ण वाष्प या जल तीव्रता के साथ प्राप्त होता है। ठीक है, उसके साथ में गैसें, अम्ल, गंधक, पारा आदि तीव्र धारा निकलता है। ठीक है, और दूसरा होता है सोल पतारा, जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं सोल पतारा धुआं कहा जाता है। दूसरा वो गैसेज और जलवाष्प के अलावा ठोस पदार्थ भी मिलते हैं। ठोस पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे सूक्ष्म धूल के कण और राख जैसे होते हैं। तीसरा होता है लिक्विड मटेरियल, इसमें क्या होता है धरातल के नीचे समस्त पिघली हुई चट्टान, उसको मैग्मा कहते हैं, और जब भी मैग्मा ऊपर आ जाती है उसे बोले लावा के नाम से आता है। अब अपना पढ़ेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण।
अब आगे अपने जैसे कि पहले टॉपिक में पढ़ा था भूकंप का विश्व वितरण कैसे होता है, सिमिलरिटी ज्वालामुखी का भी विश्व वितरण उसी तरह पाया जाता है। तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण में पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी विश्व में किस प्रकार पाया जाता है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, या जिसे बोलते हैं हरी अग्नि वाले भी बोला जाता है। विश्व का जो ज्वालामुखी आते हैं उनमें से 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर के एरिया में पाया जाता है। विश्व का 2/3 से अधिक ज्वालामुखी इसी श्रृंखला में पाया जाता है। ये श्रृंखला प्रशांत महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई है। इसके उदाहरण अपन ले सकते हैं, या कहाँ से, तो ये अंटार्कटिक के एयरबस पर्वत से पार होकर एंडीज पर्वत, एंडीज के बाद में रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का, फिर अलास्का, रूस का पोर्शन अलास्का अमेरिका से लेकर दक्षिण पूर्वी तटीय भाग के साथ हुई मध्य महाद्वीप में फैटी हुई है। इसमें से कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, जैसे प्रशांत महासागर के पूर्वी पश्चिम भाग में, जैसे एशिया का पूर्वी भाग जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का माउंट टाल, अमेरिका सांस्ता रेडियन ज्वालामुखी पर्वत, ये परिप्रशांत सागर में आने वाले ज्वालामुखी हैं। दूसरी होती है मध्य महाद्वीपीय मेखला, जिसे बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये मुख्य रूप से आल्पस और हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में फैली हुई है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी मेखला होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं प्रकाश स्तंभ अगर बोलते हैं, इसमें उदाहरण अपन ले सकते हैं वेरेन, म्यांमार का माउंट पोपा, एल्बर्स, एटना, विशुयस और स्टम्बली, ये ज्वालामुखी मध्य महाद्वीप पेटी के मेखला के। तीसरा होता है मध्य अंटार्कटिक कटक मेखला, मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। ये अंटार्कटिक महासागर में एस आकृति की मेखला है। ये मेखला उत्तर में आइलैंड से लेकर मध्य में अंटार्कटिक कटक के सारे, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप में एस शेप में फैली हुई होती है। इसमें कौन कौन सी ज्वालामुखी है, हेकला, कटला, सेंट हेलेना, इस ज्वालामुखी के उदाहरण है। चौथी ज्वालामुखी और श्रृंखला होती है जिसे बोलते हैं पूरी अफ्रीका श्रृंखला, जिसे बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। ये मेखला उत्तर में इजराइल से लेकर दक्षिण में लाल सागर, अफ्रीका की दरार घाटी से होते हुए मेडागास्कर तक फैले हुए। इनके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अफ्रीका की किलिमंजारो, एल्गन और तिबेस्ती इस मेखला के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी विश्व में कई ज्वालामुखी फैले होते हैं, जिसका जैसे प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में, हिंद महासागर के मॉरिशस में और रियूनियन द्वीपों पर आते हैं। अब आपके ज्वालामुखी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ज्वालामुखी किसी भी क्रिया को घटना घटे के 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे भूकंप से अपने लिए क्या फायदा होता है, नुकसान क्या होता है, इसी तरह ज्वालामुखी से अपने रचनात्मक भी होगा, विनाशकारी। रचनात्मक होगा अपने लिए फायदेमंद। तो ज्वालामुखी पहले हम पॉजिटिव फैक्टर पढ़ेंगे। ज्वालामुखी से क्या होता है, ज्वालामुखी से एक तो ज्वालामुखी से लावा निकलने के बाद में लावा बाहर आती है तो उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, जैसे दक्कन के पठार में काली मृदा का निर्माण हुआ। फिर ज्वालामुखी से कई प्रकार के खनिजों और भूमियों के विकास के ज्वाला अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये तो अपने फायदेमंद होगा। और नुकसान क्या हो सकता है, ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो उस एरिया में मानव के जीवन को और पर्यावरण को हानि पहुंचती है। साथ ही साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूगर्भ से निर्मित कोई पुल है, बांध है, स्कूल है और भी इमारतें नष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ तटीय क्षेत्र में ज्वालामुखी आने से, वो जल प्लावन से होने से जो तटीय क्षेत्र डूब जाता है, करोड़ों समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं। धन्यवाद।